परम सांसद जी का वंदन अभिनंदन है। हमारे कृषि भवन में सांसद जी और विधायक जी, उनका हम सारे किसान सम्मान के साथ स्वागत करते हैं। और कभी मैं तो नहीं बोला, कुछ हाथ भी कहा है, पढ़े लिखे नहीं है, कुछ गलतियां हो तो क्षमा करना। सबसे पहली बार यहाँ पर किसानों की समस्या हल नहीं होती है, क्योंकि हमको क्या बोलते हैं, मीठा लगाया गया, पावर मीडिया लगाया गया, अनुशासन दिया गया कि ऐसी खेती करिए आप लोग, 6 बीघा आने लगवाया और उसमें आकर रेडियो साहब मौके पर गए, फोटो ही खींचा और फोटो खींचने के बाद खतौनी भी लिया, आधार कार्ड भी लिया और कुछ मोदी सरकार इस पर सब्सिडी भी ले रही है, आज तक उसका कोई पता नहीं चला है। सर, इनकी समस्या जो है, वन विभाग के द्वारा एक परियोजना चलाई जा रही थी केंद्रीय औषधीय मिशन के तहत, और इसमें इन्होंने उनके कहने पर प्रदर्शन के तौर पर अपना फसल लगाया औषधीय पर, लेकिन उसकी विपणन की व्यवस्था और उससे लाभ लेने की जो प्रक्रिया जब आई, तब उन्होंने अपनी असमर्थता व्यक्त कर दी। ऐसे 2-3 केसेस हमारे संज्ञान में, मैंने डीएफओ साहब से बात भी किया था, तो उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास चल रहा है। हालांकि उन्होंने यहाँ पे लगभग 2 हेक्टेयर में नर्सरी भी डाला है, और ये जो नर्सरी का यहाँ पे डालने का कार्यक्रम उनका था, ये अपने जनपद कौशाम्बी में मेडिसिनल प्लांट को बढ़ावा देने के लिए ही था। लेकिन उनके साथ समस्या ये है कि जब किसान के खेत पे लगता है तो उसकी खरीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। अब ये कार्य करके उनका ना है तो निश्चित रूप से किसान भाइयों का इसमें घाटा है। किसान इसकी खेती किए थे लगभग 16 लोगों का, जो मैं जानता हूँ, 16 लोगों के पास आंकड़ा मेरे पास है, और उनमें से एक ये है जिनको घाटा हुआ है। 16 लोगों की सूची है जी, आप एसडीएम साहब को दे दीजिए। ठीक साहब, इसको डीएफओ को बुला के तलब करिए, पूछिए कि क्या योजना थी, अभी तक लाभ क्यों नहीं दिया गया। ठीक है ना, सूची आप दीजिए। आप अपनी एक एप्लीकेशन जी सर लिख के एसडीएम साहब को दे दीजिए। ठीक है। और इसके पहले कौशाम्बी इलाहाबाद अमरूद का गढ़ माना जाता है, आज भी माना जाता है। समस्या ये है कि आप जैसे यशस्वी तेजस्वी विधायक एवं शिक्षा के टैलेंट, साथ साथ युवा सांसद जी, जिन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है, क्षेत्र में आपकी ख्याति है। महोदय जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अमरूद इलाहाबाद जनपद में कौशाम्बी का भेंट था और इलाहाबाद बड़े भाई का सम्मान करता था, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जब छोटा भाई बड़े भाई का रिस्पेक्ट करता था और उनका सम्मान बढ़ता था पूरे हिंदुस्तान में, आज छोटा भाई अमरूद के मामले में भूखा मर रहा है। आपको बताना चाहूंगा कि हमारे क्षेत्र के किसान नेता बड़े भाई रिजवान अहमद, उन्होंने कहीं पर जिला स्तर पर इस बात को उठाया था। मैं विधायक जी से भी कहना चाहूंगा, एक बार कहा था तो उन्होंने आश्वस्त किया था कि मैं निज क्षेत्र का किसान ही हूँ, किसान होने के नाते। महोदय जी, अब नेता को आपसे ये क्या करना है ये महोदय जी, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि अमरूद हमारे कौशाम्बी बेल्ट में उल्टा रोग से या असुविधा से एकदम प्रभावित हुआ। जो सूखा और अमरूद की वैरायटी हमारे कौशाम्बी में थी, हिंदुस्तान के अंदर सुपर फास्ट में बोला जाता था, हमारे कौशाम्बी की शान थी। आज वो एकदम प्रभावित हो चुका है। हमारे क्षेत्र में कहीं भी बाग में देखिए आपको सूखा नहीं मिलेगा, उसका बिल्कुल हैरेसमेंट हो चुका है। हम चाहेंगे आपसे हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप इस क्षेत्र के युवा एवं विकासशील पुरुष होते हुए हमारे
क्षेत्र का जो किसानों की मेन समस्या है उद्यान विभाग से जुड़े हुए आप भी हैं। उद्यान विभाग से जुड़े होने के नाते आपको ऐसा प्रयास करना चाहिए कि हमारे कौशाम्बी का सूखा फिर निश्चित रूप में रहा जाए। इसके साथ साथ महोदय जी मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ के जो प्रभारी जी ने बताया कि किसान अपने समय से खेत बोते नहीं है, बोते हैं तो वैरायटी का चुनाव नहीं करते, बीज ज्यादा डालते हैं, खाद ज्यादा डालते हैं। उनका सुझाव अच्छा होता सही है। अब ये है कि इसके लिए नाम बताइए। मेरा नाम रमाकांत यादव, ग्राम नसीबपुर, पोस्ट मुरत दिया। किसी मीटिंग माननीय विधायक जी से रिक्वेस्ट किया था, इन्होंने मेरी बात सुनने का प्रयास भी किया था, लेकिन ये आज मैं बड़े साहस कह रहा हूँ कि इसको प्रयास किया। निश्चित रूप से आपने बड़ी बात कही है और मैं नहीं जानता कि यहाँ कितने लोगों ने उस पोस्ट को देखा है जब मैं स्वयं कौशाम्बी का अमरूद ले आके देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी को समर्पित किया था। कुछ लोगों ने देखा है और मैंने प्रधानमंत्री जी से इस बात को कहा भी था कि नाम है इलाहाबाद का, लेकिन अमरूद तो है कौशाम्बी का। और आपको बता दूं मैं, मेरा जन्म ही फल व्यवसाय में हुआ है। अमरूद की मैं उतनी वैरायटी बता सकता हूँ, शायद बहुत कम लोग जानते हैं। सूखा में भी 2 वैरायटी है, एक काकड़ा, एक नारमा। ठीक। और सुरेंद्रा वड़क्कर के बेटे में एक अमरूद होता था, सफेदा होता था ना, वो समाप्त हो गया। महंगा वाली बेट में वो भी समाप्त हो गया है। और वो सफेदा ऐसा होता था कि उस अमरूद को खाने के बाद अगर आप चीनी खाएं तो चीनी फीकी लगती थी। तो यार मैं ठीक कह रहा हूँ सर, आप सही कह रहे हैं। उद्यान विभाग से कोई है क्या यहाँ पे? अजय जी आप बताइए इसमें क्या किया जा सकता है। और अजय से कहता हूँ कि इसमें कैसे होगा विस्तृत होगा। और माननीय विधायक जी हम लोग इसको बात करते हैं कि अगर किसी कुछ यहाँ विशेष अगर योजना चलानी पड़ेगी तो चलाते हैं, बताइए। सर इसमें जो अमरूद की उठा की समस्या है वो 1998 से शुरू हुआ था और इसका मुख्य कारण था उसमें फ्यूजेरिया में अमरूद होता है जिसकी वजह से ये बिल डिजीज आता है जी, और वो पूरा उसके सिस्टम को अवरुद्ध करता है जड़ों में लग करके। और उसके लिए मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा कि इलाहाबाद एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट उस समय हम लोग घास में थे, मिलकर एक परियोजना चलाई थी इसमें डिजीज को इरेडिकेशन के लिए। इसमें कुछ सफलता इनको मिली है, लेकिन वो इतना टिपिकल काम है सर, 6 फीट गहराई में जाकर गड्ढा खोदना, ट्राइकोडर्मा से ट्रीट किए हुए गोबर की खाद को उसमें प्लेस करना, फिर उसको वो करना, तो वो कमर्शियली वायबल नहीं है। ये चीज तो इजाद किया जा चुका है कि उठा को किस प्रकार से हम रोक सकते हैं, लेकिन कमर्शियली वायबल करने के लिए उसको आज भी CISF लखनऊ का प्रयास जारी है, उनके संज्ञान में है, ये शासन स्तर पे है। और इसमें 3 यूनिवर्सिटियों ने मिलकर काम करना शुरू भी किया है, चंद्रशेखर आजाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और नैनी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और फैजाबाद यूनिवर्सिटी। ये तीनों यूनिवर्सिटियों के जो प्रोफेसर हैं उनकी बैठक हो चुकी है और इस पर एक शीघ्र ही प्रोजेक्ट लॉन्च होने वाला है जिसमें वैरायटी रेगुलेशन की बात की जा रही है कि वो वैरायटी आ जाए जिसमें उठा लगेगा ही नहीं। तो वो स्ट्रेन डेवलप हो चुका है CISF में और बहुत जल्द हमारे किसानों के लिए होगा। जो उसका बायोलॉजिकल कंट्रोल है वो निश्चित रूप से थोड़ा टिपिकल है और हमारे किसान इकोनॉमिकली उसको नहीं कर सकते। तो ये प्रयास जारी है। CISF सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल जो इंस्टीट्यूट है लखनऊ के नाम के वहां से ये प्रयास चल रहा है। किसान भाइयों, सरकार का स्पष्ट आदेश है कि धान चाहे मंसूरी हो, चाहे हाइब्रिड हो और चाहे बासमती हो,
जिसमें भी रिकवरी रेट 67% है, वो सभी धान खरीदे जाएंगे, ठीक है ना। और सभी किसान भाई इसको ऑनलाइन पहले रजिस्ट्रेशन करा लें और धान क्रय केंद्र पे बार बार जाना ना पड़े, वहां पर जाके अपना नाम लिखवा के अपना किस दिन आना है उसको लिखवा दें, वो तिथि बता देंगे। धान क्रय केंद्र पे जो प्रमुख होगा वो उसको बता देगा, उस दिन आए। धान का जो मूल्य है वो कामन धान का 1868 रुपये आया है, और जो ग्रेड ए का धान है जैसे उसमें बासमती वगैरह है तो वो जो है 1888 रुपया रेट आया है। और 20 रुपये ज्यादा जी, ग्रेड ए का 20 रुपया ज्यादा मूल्य आया हुआ है। और किसान अपना धान सुखा करके साफ करके केंद्र पर ले आए, और यदि उसका रिकवरी रेट 67% निकलता है तो वो निश्चित तौर पर लिया जाएगा, चाहे वो हाइब्रिड हो, कामन हो, ग्रेड ए हो, किसी भी प्रकार का धान। 67% होना जरूरी है। सिंपल आधा किलो के आसपास लेकर आएगा, उससे पता चल जाएगा। केंद्र भरवाई आप लोगों के लिए एकदम खुला हुआ है, सभी किसान एकदम निश्चिंत रूप से आए और सबका धान क्रय किया जाए। यदि वह 67% रिकवरी देता है तो यहाँ पर केंद्र नहीं खुला हुआ है। मंडी में भरवारी में हाट शाखा का केंद्र लगा हुआ है, तो सभी लोगों का स्वागत है। आइए धान अपने बेचिए। ठीक है साहब, सरकार ने लगभग 1000 केंद्र प्रदेश में बढ़ाए हैं, तो कौशल्य भी किस तरह है इसलिए हमको आप हरायपुर में पहले लगता घूमे सोसाइटी में, हरायपुर सोसाइटी को आप बढ़ाइए, तो प्रस्ताव कर दीजिए आप। ठीक है ना, क्योंकि सरकार ने संख्या बढ़ाई है। 1000 पूरे प्रदेश में बड़ा अपने कौशल्य में तो पानी बढ़ेगा क्या? सही बात है, ठीक है ना। जी क्षेत्र का भैया ठीक बात कर रहे हैं, बढ़ाया ना प्रदेश में 1000 बढ़ाया है, तो कौशल्य इनसे भी कुछ आएगा कि नहीं आएगा? अभी कौशल्य में आएगा तो 4 मिलियन आना चाहिए। ठीक, और पढ़ाने के लिए आप खड़े होकर इस पर बताइए क्या करें। ब्लॉक में भी रहेगा ना और क्लियर कर दे, आपके ब्लॉक में रहेगा। पढ़ाने के लिए कौन बताएगा? पढ़ाने के विषय में जानकारी है, क्या करना है? चले कोई अधिकारी, सक्षम अधिकारी बता दे पढ़ाने के लिए क्या आदेश है। क्या क्या करना पराली नहीं, आपको खेत में नहीं लगाना है, तो हुआ तो आप उसको पानी भर के समाइए, या तो फिर उसको इकट्ठा करके किसी गड्ढा वगैरह में जलाना नहीं है, किसी प्रकार से भी खेत में जलाना नहीं है आपको। यही आदेश है ना? हाँ जी। क्या नाम है? क्या नाम है? किस विभाग से हो? लेखपाल हो? इनको सस्पेंड कर दीजिए, इनको सस्पेंड कर दीजिए। सरकार की नीति में देख रहे हैं तो यही आदेश है। रुकिए, आप रुकिए। किस गाँव के लेखपाल हो? मलाड के कोई है यहाँ पर? जरा सब लोग पड़ जाए, मलाड के लोग खड़े हो जरा। कुछ नहीं, आप लोग कह रहिए, मलाड के कौन है यहाँ पे?
ये आते हैं आपके यहाँ, लगातार आते हैं। हाँ, सोच समझ के बोलना, मैं फिर आऊंगा। आते हैं क्या जानते हो आप? यही नियम है। जला के भैया करना है ना, अगर जला के भैया कराएगा ना, एक भैया होगा ना, यही आदेश है ना, जलाएंगे तो जलाएंगे भैया होगा, नहीं अपना ये अपना रखे अचार बनाने का गड्ढा खोद के उसमें डाल के पानी डाल के उसका अचार बनाए। जब एक पास साहब आए तो वो खिलाए। ऐसे सब क्या क्या ये लोगों का देखा है। आपस में ये ना, तो आप भी आप ये से बात करें, करने वाले आप ये से बात करें, नहीं आया तो झूठ नहीं बोलेगा यहाँ पे, ये से बात कर लीजिए। अगर आया तो ठीक है। आप जो देखिए मेरा बात स्पष्ट है कि जो शासनादेश होगा, जो करना वो बताइए। ये खड़े होते ही सरकार के खिलाफ जो बोलना, पराली जलाने की जरूरत नहीं है। हम लोग जागरूक कर रहे हैं कि किसान पराली खेत में न जलाएं, और जो हार्वेस्टिंग मशीन होती है उसमें एसएमएस सिस्टम होता है, उसका इस्तेमाल करके अगर फसल की कटाई करेंगे तो कोई अवशेष नहीं बचेगा। और जो सब उनके पास पराली होते हैं वो स्वयं इस्तेमाल करें, अगर एक्सेस में है तो इकट्ठा करके हम गौशालाओं में उसे लेंगे, और जो भूसे की रेट होती है उसी रेट से किसानों को पेमेंट कर दिया जाएगा। आप पशुआ से हैं, ये इकट्ठा ऐसे लोग कौन करेगा? प्रधान करेगा ना। आप ये बात जवाब जोर देकर बताइए ना लोगों को। जो पराली है वो आप किसान भी उसको अपने जो पास के या गांव में जो गौशाला केंद्र है वहाँ स्वयं भी ले जा सकते हैं, और चाहे तो आसपास के जो खेत में इकट्ठे हुए उसे इकट्ठा करके भी ग्राम प्रधान के माध्यम से या आपके जो पंचायत स्तर के अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनके माध्यम से पहुँचा दें। किसान भाइयों, सरकार की तरफ से स्पष्ट आदेश आ चुका है कि पराली कोई जलाएगा नहीं, और हम जनप्रतिनिधि के नाते आपसे निवेदन भी करने आए हैं, आपसे प्रार्थना भी करने आए हैं कि हम किसी भी हाल में पराली ना तो स्वयं जलाएंगे ना लोगों को जलाने देंगे। स्वयं भी जागरूक रहेंगे, लोगों को भी जागरूक करेंगे। रही बात पराली का, जैसा उप जिलाधिकारी महोदय ने बताया, आप उस पराली का या तो स्वयं भी उपयोग करिए, अगर आपको अतिरिक्त लगती है तो नजदीकी जो निराश्रित पशु केंद्र है, जिसको हम लोग मोटी भाषा में गौशाला कहते हैं, वहां पर पहुंचा दें। अगर आपको पहुंचाना असुविधा लगता है तो आप प्रधान से, सेक्रेटरी से, लेखपाल से, किसी से नोट करवा दीजिए। वो लोग पूरे गांव की पराली इकट्ठा कर देंगे और उस पराली को पशुपालन विभाग ले जाएगा गौशाला में। ठीक है, इससे एक साथ 2 लाख। जब आप पराली नहीं जलाएंगे तो वायुमंडल भी दूषित नहीं होगा, और कुछ बचे हुए पराली से हम निराश्रित पशुओं का साल भर का चारा भी इकट्ठा करने में सहयोग होगा। ठीक है, लेकिन ताली से ज्यादा जरूरी है, हम दोनों जनप्रतिनिधि आपसे निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि ना तो पराली जलाएंगे ना लोगों को जलाने देंगे। स्वयं भी जागरूक रहेंगे, लोगों को भी जागरूक करेंगे। ऐसी स्थिति ना आए कि सरकार या पुलिस को आपके काम में डिस्टर्ब करना पड़े और आपके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई करने के लिए बात होना पड़े। इसलिए मेरा निवेदन है
हमको उम्मीद है यहाँ उपस्थित जो जागरूक किसान हैं, जो समाज सेवी है, जो युवा है, निश्चित रूप से इस काम में सरकार का भी सहयोग करेंगे। हमारा वायुमंडल कैसे दूषित होने से बचे इसकी चिंता भी करेंगे। हमको ऐसी आशा और उम्मीद है। इसमें कोई अगर मैंने कोई बात गलत कही है तो सीधो साहब है, सीधो है, वेटनरी अफसर है, आप भी बता दीजिए, क्योंकि एक ज्वलंत मुद्दा है। आप सब केवल कर्मचारी केवल दंड बताता है, ये करो तो ये हो जाएगा, ठीक है ना। लोग डर में हैं, लोग भय में हैं, लोग हम लोग के पास फोन आता है, ठीक है ना। तो यह बता दीजिए लोगों को, सब बता दीजिए। मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। मेरे पास शब्द नहीं है। जब कोरोना जैसे महामारी के समय जब पूरी दुनिया घुटने पे थी, ये पता नहीं था कि कल क्या होगा, कल कौन हमारे बीच रहेगा, कौन नहीं रहेगा। और देश के 130 करोड़ आबादी का जिसने पेट भरा, जिसने अपने उस विपत्ति के समय अपने दुश्मन को भी भूखा नहीं सोने दिया, अपने विरोधियों को भी भूखा न सोने की चिंता किया, ऐसे अन्नदाता को मैं नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। और ऐसे अन्नदाता को जो 2014 में जब उसको जानते भी नहीं थे, मुझको पहचानते भी नहीं थे, मुझको देखा भी नहीं था, मुझको सुना भी नहीं था, और देश की सबसे बड़ी पंचायत में मुझको भेजा। ये दोबारा 2019 में मैं किस गांव गया, किस गांव नहीं गया, कितना काम किया, कितना काम नहीं किया, इसकी परवाह किए बगैर, इसकी चिंता किए बगैर, मेरे कमियों को भुला के आपने जिस तरह से 2014 का चुनाव हो, चाहे 2019 का चुनाव हो, आपने जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के मुझ जैसे छोटे से कार्यकर्ता को देश की सबसे बड़ी पंचायत में भेजा है। मैं आपके माध्यम से आपको, आपके परिवार के, आपके गांव के लोगों को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, और आपको इस बात का भरोसा दिलाता हूं, जिस आशा, उम्मीद और विश्वास के साथ आपने देश की सबसे बड़ी पंचायत में मुझको भेजा है, चाहे मेरी सरकार हो, चाहे मेरे केंद्र की सरकार हो, चाहे प्रदेश की सरकार हो, चाहे मेरे विधायक हो, चाहे मेरे जिला पंचायत के सदस्य हो, चाहे मैं स्वयं हूं, मैं ये विश्वास दिलाता हूं, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, अंत्योदय के विश्वास रखने वाले लोग हैं, समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के उत्थान और विकास की चिंता करने वाले लोग हैं। हम आपको विश्वास दिलाते हैं, पूरी भारतीय जनता पार्टी, पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें और पूरी भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि उनके जीवन का क्षण क्षण, उनके जीवन का कण कण और उनके जीवन का पल पल इस देश के कल्याण, उत्थान और विकास के लिए समर्पित है। साथियों, आज इस विषय पर आए जो देश की पार्लियामेंट में एक ऐतिहासिक बिल पास किया है, इस देश के किसानों को आजाद करने वाला बिल है, इस देश के किसानों को इंस्पेक्टर राज से मुक्त करने वाला बिल है, जो किसानों को सशक्तिकरण करने वाला बिल है। उस किसान बिल का कुछ मुट्ठी भर व्यक्ति और कुछ राजनीतिक दल विरोध कर रहे हैं। ये साथियों कोई और नहीं है, ये वही लोग हैं जिनको 2014 में आपने नकार दिया है, जिनको 2017 में आपने नकार दिया है, जिनको 2019 में जिनकी खटिया खड़ी और बिस्तर आपने गोल कर दिया है। ये वही लोग हैं जिनकी रोजी रोटी बंद हो गई, जिनकी राजनीतिक पहचान समाप्त हो गई, जिनकी बात देश की जनता ने सुनना बंद कर दिया। ये वही लोग हैं भ्रम फैलाते, कहते क्या है कि कानून के पास हो जाने पे इस देश का किसान व्यापारियों का बंधुआ मजदूर हो जाएगा। साथियों, उस बिल को पढ़िए, जो बिल मैंने आपको आपके हाथ में दिया है, और यहाँ पे सभी को मैंने बिल बंटवाया है। जो जो लोग बिल पाए उठा के दिखाएं, सब लोग दिखाएं। ये बिल बंटवाने का उद्देश्य
केवल एक है कि आप इस बिल को पढ़िए, इस बिल को समझिए। इसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि जो विपक्ष भ्रम फैला रहा है कि एमएसपी समाप्त हो जाएगी। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जो एमएसपी पहले चालू थी वो पहले भी रहेगी, आज भी रहेगी और कल भी रहेगी। इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं होना चाहिए। ये ऐसे लोग एमएसपी पे सवाल उठाते हैं जिन्होंने स्वयं इस एमएसपी का रेट सबसे कम रखा था। 2014 में जब इनकी सरकार थी तब गेहूं का एमएसपी 1400 रुपया थी और 6 साल के अंदर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने गेहूं की एमएसपी 1975 रुपया कर दी। यानी 6 साल में 575 रुपया सीधे बढ़ाने का काम अगर देश में किसी ने किया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने किया। ये एमएसपी को वो लोग सवाल खड़ा करते हैं जो 2014 तक किसानों को धान का मात्र 1310 रुपया देते थे। आज 2020 और 21 में मोदी सरकार 1868 रुपया देती है, यानी 558 रुपया अधिक। जरा इनके कालखंड में देख लीजिए, प्रत्येक वर्ष की बढ़ोतरी मात्र 10 से लेकर 20 रुपया होती थी और आज हमारी सरकार में बढ़ोतरी देखिए लगभग 100 रुपया प्रति वर्ष बढ़ रहा है। सबसे वही लोग हैं जिन्होंने इस देश में स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू नहीं की। 2007 में जब स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट सौंपी जाती है, स्वामीनाथन आयोग बार बार कहता है कि देश के किसानों को मजबूत करना है। बिना इस देश के किसानों को मजबूत किए हम इस देश को मजबूत नहीं कर सकते। उनकी बात इन्होंने नहीं सुना, लेकिन इनकी बात अगर स्वामीनाथन आयोग की बात को किसी ने सुना तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने सुना, क्योंकि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री इस बात को जानते भी हैं और मानते भी हैं और कहते भी हैं और करते भी हैं कि इस देश का देश ऋषि और कृषि परंपरा का देश है। इस देश के ऋषि और कृषि परंपरा को मजबूत किए बिना इस देश का उत्थान, कल्याण और विकास नहीं हो सकता। यह देश ऋषि कृषि परंपरा का देश है। इस देश के ऋषि को मजबूत किए बिना, इस देश के कृषि को मजबूत किए बिना यह देश मजबूत नहीं हो सकता। इस देश की संस्कृति मजबूत नहीं हो सकती। इसलिए साथियों, ये वही लोग जो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू नहीं करते। स्वामीनाथन आयोग एक नहीं अनेक मंचों से बार बार कहते रहे कि इस देश के किसानों की अगर आर्थिक हालत मजबूत करनी है तो इनके लागत मूल्य का 50% जोड़ के दिया जाना चाहिए, लेकिन इन्होंने नहीं दिया। अगर किसी ने दिया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने दिया। साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपसे जानना भी चाहता हूँ, जब इस देश के व्यापारी को, इस देश के उद्योगपति को अपने माल का अपने मनपसंद के रेट पे, अपने मनपसंद के बाजार में बेचने का अधिकार है, तो क्या इस देश के किसानों को अपनी उपज अपने मनपसंद के व्यक्ति से, अपने मनपसंद के रेट से बेचने का अधिकार मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मैं पूछना चाहता हूँ कि उनको मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? उनके मन के बाजार मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? यह बिल आपको ये अधिकार देता है। आप जहाँ चाहें, देश के जिस कोने में चाहे, देश में जिस व्यक्ति के साथ चाहे, आप अपने उपज को बेच सकते हैं, अपने रेट पे बेच सकते हैं, अपने शर्तों पे बेच सकते हैं, अपने मर्जी से बेच सकते हैं। जो आपके द्वार के चौखट पे आके आपके चौखट कुंडली खटकाए, आप उसको बेच सकते हैं। आपका नहीं मन करे तो आप देश के किसी कोने में, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कानपुर से कच्छ तक, जहाँ आप चाहें, देश आपका है, उपज आपका है, मूल्य भी आपका होना चाहिए। जो मूल्य आप तय करें, जो बाजार आप तय करें, जो क्षेत्र तय करें, वहां आपको बेचने का अधिकार मिलना चाहिए। और ये काम अगर देश में किसी ने किया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने किया। ऐसे प्रधानमंत्री को नमन करते हैं। फिर विपक्ष के लोग भ्रम फैलाते हैं कि व्यापारी और किसान में समझौता होगा तो व्यापारी किसान के जमीन को कब्जा कर लेगा और किसान कोर्ट कचहरी के चक्कर काटेगा। मैं साथ स्पष्ट करना चाहता हूँ, इस किताब में भी लिखा है, कानून में भी लिखा है कि किसान चाह भी दे तो व्यापारियों के साथ जमीन का सौदा नहीं कर सकता। वो सौदा केवल कर सकता है केवल और केवल उपज की।
और किसान और व्यापारी में अगर किसी प्रकार का विवाद पैदा होता है, उसका समाधान 30 दिन के अंदर उप जिलाधिकारी के स्तर से निपटाया जाएगा। और अगर उप जिलाधिकारी का ये पाती है कि इस समझौते के उल्लंघन में किसान से गलती हुई है, तो व्यापारी को उसका लागत है, उसके लागत को केवल किसान को वापस करना पड़ेगा, और भी आसान किस्तों में वापस करना पड़ेगा, और जब चाहे तब वापस करेगा। लेकिन अगर उप जिलाधिकारी महोदय ये पाते हैं कि समझौते के उल्लंघन से नुकसान किसान को हुआ, इसका जिम्मेदार व्यापारी है, तो व्यापारी को 3 दिन के अंदर पेनाल्टी के साथ, जुर्माने के साथ किसानों को मुआवजा देने के लिए ये कानून आपको अधिकार देता है। उसके बाद भी कहते हैं ये कानून काला है, यह कानून देश के किसानों को बंधक बना देगा। यह ना कानून काला है, न किसानों को बंधक बनाने वाला है। सही बात तो यह है कि आपकी राजनीतिक रोटी समाप्त हो रही है, आपकी राजनीतिक जमीन समाप्त हो रही है। आप भ्रम फैला के किसानों को भ्रम फैलाना चाहते हैं। यह देश का किसान अब समृद्ध है, यह देश का किसान जानता है उसको क्या करना क्या नहीं करना। और ये लोग हम पे सवाल खड़ा करते हैं कि हम किसान विरोधी हैं। साथियों, मैं जानना चाहता हूं, किसान सम्मान निधि के माध्यम से देश के 10 करोड़ से ज्यादा किसानों को 1 लाख करोड़ रुपया सीधे खाते में डालने का काम अगर किसी ने किया, तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने किया। किसानों को फसल बीमा योजना के माध्यम से किसानों को बीमा करने का अधिकार किसी ने दिया, तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने भी दिया। नीम कोटेड यूरिया उपलब्ध करा के किसानों को खाद को उपलब्ध करा के काला बाजारी समाप्त करने का काम अगर किसी ने किया, तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने किया। उसके बाद भी कहते हैं हम किसान विरोधी हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब इस प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उसने 5 साल में 2012 से 2017 के बीच में केवल 79 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा था, और हमने केवल 3.5 साल में 226 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का काम अगर किसी ने किया तो योगी सरकार ने किया। लेकिन साथियों, मेरे किसान भाइयों, जब ये लोग आपके यहाँ आएंगे जरूर, क्योंकि जनता की अदालत है, इस देश का मालिक आप है, इस देश की मालिक जनता है। जब जनता के दरबार में चुनाव के समय आए, तो उसे पूछा जाना चाहिए कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू क्यों नहीं किया, किसानों के सशक्तिकरण के लिए सम्मान निधि जैसी योजना की शुरुआत क्यों नहीं की। जब किसान खाद के लिए लाठी डंडे खा रहे थे, तो आप कहाँ थे, उसे पूछा जाना चाहिए। लेकिन साथियों, ये वही लोग हैं जिनको देश की जनता ने नकार दिया, और आप आपके बीच में भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। साथियों, मैं आप लोगों से बहुत सारी बात कहना चाहता हूँ। कोरोना संकट के समय जिस तरह से आपने जनपद के एक भी व्यक्ति को भूखा सोने नहीं दिया, उसके लिए जिला प्रशासन भी बधाई के पात्र है, और हमारे किसान भाई और शांति जनपद का एक बच्चा भी बधाई के पात्र है। ये ऐसी सरकार पे आरोप लगाते हैं जो सरकार किसानों को समर्पित है, गरीबों को समर्पित है, गांव को समर्पित है। चाहे इस देश का गांव हो, चाहे इस देश का किसान हो, चाहे इस देश का युवा हो, चाहे इस देश का मजदूर हो, अगर शरीर उत्थान कल्याण और विकास के लिए किसी ने काम किया, तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने। हम 8 करोड़ एलपीजी गैस कनेक्शन देते हैं, हम किसी से जात नहीं पूछते, धर्म नहीं पूछते, क्षेत्र नहीं पूछते। हम 2 करोड़ आवास देते हैं, तो किसी से उसकी जात धर्म क्षेत्र नहीं पूछते। हम 10 करोड़ से ज्यादा लोगों को आयुष्मान कार्ड देते हैं, तो हम किसी से जात धर्म क्षेत्र नहीं पूछते। हम शौचालय देते हैं, तो किसी से जात धर्म क्षेत्र नहीं पूछते। माननीय विधायक जी सोच रहे होंगे कि मैं बार बार जात धर्म क्षेत्र की बात क्यों करता हूँ। ये बात इसलिए करता हूँ, वो दिन बहुत पुराना नहीं है जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार होती थी, तो उसकी सारी योजनाएं जात में बांट के बनती थी।
कि फला योजना से फला जाति को, फला योजना से फला धर्म को लाभ दिया जाएगा। हम लोग उस समय भाषण में कहते थे, अरे वो बेटी बेटी है, चाहे वो हिंदू की बेटी हो चाहे मुस्लिम की बेटी हो। मुस्लिम की बेटी के उत्थान के लिए 30,000 रुपया और हिंदू की बेटी के लिए 1 रुपया नहीं। ये था कि नहीं था? नहीं रहा है ना? इसलिए भूलिएगा मत, ये वही लोग हैं, 30,000 ये वही लोग हैं जो वोट की राजनीति के खातिर इस देश को धर्म में बांटना चाहते हैं, इस देश को जातियों में बांटना चाहते हैं, इस देश को क्षेत्र में बांटना चाहते हैं अपने राजनीतिक हितों की पूर्ति के लिए। हम तो दावा के साथ कहते हैं, गर्व के साथ कहते हैं, हम अंत्योदय में विश्वास रखने वाले लोग हैं, हम अंत्योदय के पथ पे चलने वाले लोग हैं, समाज के अंतिम पायदान पे बैठे हुए वित्त के उत्थान और कल्याण और विकास के लिए समर्पित लोग हैं। वो किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, हमको इससे कोई मतलब नहीं। वो भारत माँ का पूत है, भारत माँ का परिवार है, तो हम उसके साथ खड़े हैं। अंत्योदय हमारा नारा नहीं है, अंत्योदय हमारा लक्ष्य है। समाज के अंतिम व्यक्ति को इस देश की साधन संसाधन में मैं तो खुश हूं, क्योंकि परंपरा देश में लंबे समय से रही है कि केवल नेता बोलते थे, जनता सुनती थी, चाहे चुनाव के पहले हो चाहे चुनाव के बाद हो। लेकिन हम इस परंपरा को तोड़ेंगे। इस देश के अन्नदाता को, इस देश के हुक्मरानों को, इस देश के मालिक को बोलने का अधिकार मिलना चाहिए। यही परंपरा की शुरुआत आज हमने खाट पंचायत से की है। हमने आपकी बात सुनी है, आज हम किसान की बात सुन रहे हैं, आगे हम अन्य लोगों से भी बात करेंगे। हम ये खुद स्वयं चाहते हैं कि ये परंपरा समाप्त होना चाहिए। इस देश का मतदाता, इस देश का अन्नदाता, इस देश का भाग्य विधाता केवल बोलते थे, उसकी जिम्मेदारी खत्म, उसकी बात नहीं सुनी जाएगी। हम लोग सौभाग्यशाली है, ऐसा नेतृत्व हमारा नेतृत्व कर रहा है, ऐसा नेता हमारा नेतृत्व कर रहा है जहाँ पर सभी की बात सुनी जाती है। और उसी कड़ी में आज आपको सुनने आए, आपके विधायक सुनने आए, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी आते आए। साथियों, मैं अंतिम बात करके विषय की तरफ अपनी बात कहकर बात नहीं करूंगा। हम लोग सौभाग्यशाली है, गौरवशाली कैसे नेता के नेतृत्व में काम कर रहे हैं, जिसने देश में एक नहीं अनेक समस्याओं का समाधान किया। जो समस्याएं देश की आजादी के समय समाधान हो जाना चाहिए था, उन समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। चाहे धारा 370 हो, चाहे अयोध्या में रामलला मंदिर का निर्माण हो, चाहे नागरिकता संशोधन अधिनियम हो, चाहे 3 तलाक हो, और चाहे सवर्ण समाज के जो गरीब हैं, भूमिहीन हैं, कमजोर हैं, उनको आरक्षण की बात हो। अगर इस देश में ये सब काम किसी ने किया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने। कश्मीर के नेता कहते थे, कश्मीर के नेता कहते थे कि धारा 370 हटेगी तो खून की नदी बह जाएगी, देश में भूचाल आ जाएगा, देश में अशांति फैल जाएगी। लेकिन हम उस नेता को, गृह मंत्री को नमन करना चाहते हैं। खून की नदी तो छोड़ो, धारा 370 ही नहीं हटाया, जम्मू को अलग किया, कश्मीर को अलग किया, लेह लद्दाख के लोगों को लंबी समय से आ रही मांग को अलग यूनियन टेरिटरी बना दिया। खून की नदी तो छोड़ो, पसीना भी नहीं बहा है। गांव में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जाता था तो लोग चिढ़ाते थे, कहते नेताजी आइए आइए। आप तो कहते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन तिथि नहीं बताएंगे। अब बारी आपकी है, बता दीजिए हम आ भी गए हैं, मंदिर की तिथि नहीं, मंदिर बनाना साथियों, नागरिकता संशोधन अधिनियम क्या है? आजादी के समय जो गरीब थे, जो शोषित थे, कमजोर थे, जो अनुसूचित समाज के लोग थे, जिनके पास आने के लिए पैसा नहीं था,
जो आ नहीं सकते थे वो रुक गए। उनकी आबादी पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में लगभग 23% थी और आजाद भारत में इनकी आबादी तो बढ़ती गई और अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में इनकी आबादी घटती गई और 23% से घट के 3% बचे। जब 3% बचे तो 20% कौन लोग थे, वो कहाँ गए? उनको जमीन खा गई कि आसमान खा गया? न उनको जमीन खाई न उनको आसमान खाया। या तो उन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया और जिसने धर्म परिवर्तन नहीं किया, ये तो जो लोग भारत भूमि को अपनी मातृभूमि मानते थे, जो यहाँ की गंगा को अपनी गंगा माता मानते थे, अपने गौ को गौ माता मानते थे, यहाँ पे देवी देवताओं को अपना राज्य मानते थे, वो अपना सब कुछ छोड़ के भारत भूमि पर आ गए। और ऐसे कमजोर लोगों को नागरिकता देना का संविधान का उल्लंघन है। लोगों ने भ्रम फैलाते हैं कि बाबा साहब का संविधान खतरे में है, ये संविधान का उल्लंघन है। या वाल्मीकि समाज के लोग बैठे, मैं जानना चाहता हूँ, जो अनुसूचित समाज के लोग लंबे समय से भारत में रहते थे, उनको नागरिकता देके को विकास की मुख्य धारा में जोड़ना क्या बाबा साहब के संविधान का उल्लंघन है? ये भ्रम फैलाना रहने की मत करिए। देश और प्रदेश का अनुसूचित समाज जानता है कि बाबा साहब के नाम को कब तक देते होंगे। कभी कहोगे संविधान खतरे में है, कभी कहोगे मेरी जान खतरे में है, और सर के मारा नहीं बोलते कहीं ऐसा ना हो कि मेरी प्रॉपर्टी खतरे में आ जाए। साथियों, हम लोग, मैं बार बार कहता हूँ, हम समाज अधिकारी लोग हैं। ऐसे कालखंड में राजनीति कर रहे, ऐसे कालखंड में हम लोग पद पर हैं जब देश एक सुनहरा इतिहास लिख रहा है, या देश आने वाली पीढ़ी के लिए एक मजबूत नींव रख रहा है। हम सब उसके साक्षी हैं। हम लोग गर्व से कहेंगे अपने अंतिम समय में कि मंदिर कब बनी थी? जब मैं सांसद था। 1970 कब समाप्त हुई? जब मैं सांसद था। नागरिकता संशोधन अधिनियम कब बना? जब मैं सांसद था। और इस देश के समस्त समाज के लोगों को 10% आरक्षण, बिना SC, ST, OBC के आरक्षण को छेड़े, आरक्षण का लाभ मिला। उस समय सांसद मैं था। कोई कहेगा मैं मंडल अध्यक्ष था, कोई कहेगा मैं विधायक था, कोई कहेगा कि मैं पदाधिकारी था। वैसे ही आने वाली पीढ़ी से आप बताएंगे कि यह कानून तब बना जब मैं स्वयं किसानी खेती करता था। बेटा, मैंने अपना जीवन खपाया है तब तुमको आजादी मिली। इसलिए समझो, यह सरकार इस देश के गांव, गरीब, किसान, श्रमिकों के समाज के सभी वर्गों को समर्पित। जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कार्यकर्ताओं से निवेदन करूंगा, जो किसी भी चौराहे व्यक्ति को जम के बोलो, चाहे आपका विधायक हो, चाहे आपका सांसद हो, चाहे आपका मंत्री हो, चाहे आपकी केंद्र और प्रदेश की सरकार हो, ऐसा कोई काम नहीं किया कि आपको मुंह छुपाने की आवश्यकता है। हमारा काम पूरी तरह से पारदर्शी है। साथियों, आपसे निवेदन करते हो, आजकल हाथरस की घटना बड़ी सबको जरूर बनाएगी। हाथरस की घटना निश्चित रूप से देश को संसार करने, हम सभी को संसार करने वाली है। हमारा सर सर्व से ज्यादा झुकता है, लेकिन उससे भी ज्यादा सर्व से कम झुकता है जब लोग देश की बेटियों को जात में बांट के देखते हैं, धर्म में बांट के देखते हैं, क्षेत्र में बांट के देखते हैं। अपने राजनीतिक लाभ के लिए वो जात, संप्रदाय और धर्म क्षेत्र में बांट के देखते हैं। हम उसे कहना चाहते हैं, बेटी बेटी है, चाहे वो हाथरस की बेटी हो और चाहे वो राजस्थान की बेटी हो। अगर आपके अंदर हिम्मत है तो हाथरस की बेटी के विषय में बोलिए, तो राजस्थान की बेटी के विषय में भी बोलिए। बेटी चाहे कश्मीर की हो और चाहे कन्याकुमारी की हो, तो बेटी इस देश की मांग, देश की बेटियों की मांग के नाम पर राजनीति करना बंद कर। और हम उस राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हैं, उस नेता के कार्यकर्ता हैं
लेकिन संकल्प लिया है कि इस देश की बेटी को बचाना भी है, इस देश की बेटी को पढ़ाना भी है और इस देश की बेटी को पढ़ाना। इसलिए निवेदन करते हुए यहाँ आए लोग सभी किसान बंधुओं का और कार्यकर्ताओं का मैं आभार व्यक्त करते हुए और मेरे बहुत पुराने साथी मेरे बड़े भाई आदरणीय रमेश जी है, उनका विश्वास अभिनंदन है। सबके प्रति आभार व्यक्त करते हुए विशेष करके कृषि विज्ञान केंद्र के सभी कर्मचारियों का आभार व्यक्त करते हुए और अपने बैंक के सभी कर्मचारियों का भी आभार व्यक्त करते हुए उनका धन्यवाद देते हुए कि जिस तरह से कोरोना संकट में मैं स्वयं